हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन जो भी एंट्रेंस क्रैक कर पाया और उसका एडमिशन हुआ डायरेक्ट और एंट्रेंस बेस्ड। सो नाउ अब आप लोगों का एडमिशन तो हो गया है, बट अभी भी काफ़ी सारे बच्चों को कुछ क्वेरीज हैं, जैसे कि उन्होंने एलोकेशन पे क्लिक कर दिया था आफ्टर पेइंग द फीस, तो कोई नेक्स्ट लिस्ट आने वाली है नहीं आने वाली है, देन क्लासेस हो रही है या नहीं हो रही है, क्लासेस लेना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, एंड मेनी मोर क्वेरीज। सो इस वीडियो में मैं वो सारी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूँगी। सो सबसे पहले जिन्होंने एलोकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो यस लिस्ट आती है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 5th लिस्ट जो आई थी वो फ़ी पेमेंट मतलब उन्होंने काफ़ी कम टाइम दिया था, पर जो लिस्ट थी वो आई थी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग पोर्टल चेक नहीं करते हैं और फ़ी पेमेंट का टाइम निकल जाता है। तो जिसने भी इस टाइम पे एलोकेशन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डे फॉर एडमिशन, तो जिसने भी अप्लाई किया है वो लोग प्लीज़ रेगुलरली अपना पोर्टल चेक करें और जैसे ही पेमेंट की लिंक आए आप जल्दी से अपना फ़ीस जो है वो पे कर देना। नाउ इसके बाद था कि क्लासेस, कुछ लोगों को नहीं पता कि क्लासेस हो रही हैं, तो मैंने जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी अपनी क्लासेस के लिए, तो आपको वही एक कॉमन लिंक है जो सारी क्लासेस के लिए यूज़ होगी, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डाउट ये था कि काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा है कि जो लिस्ट उन्होंने डिपार्टमेंट वेबसाइट पे अपलोड की हुई है उसमें उनका नाम नहीं है। सो उसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जिनका एडमिशन हुआ है। बाकी जो लोग हैं, जैसे सपोज मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, तो उन्होंने दे रखा है कि जिस भी स्टूडेंट का नाम हिंदू कॉलेज के अंदर आया था लिस्ट के अंदर, उनका जो सेक्शन है वो सेक्शन बी है। तो उन्होंने आपका नेम नहीं दे रखा है वहाँ पे, उन्होंने खाली इतना दे रखा है कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दीज कॉलेजेस बिलोंग टू सेक्शन ए एंड स्टूडेंट्स हु आर अलॉटेड दीज कॉलेजेस बिलोंग टू सेक्शन ए। जैसे कि SRCC है, जाकिर हुसैन है, उनका सेक्शन ए होगा। ऐसे ही हिंदू कॉलेज है या फिर और कोई कॉलेज है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, वो उनका सेक्शन बी होगा। तो इस तरीके से आपका होगा। जो मेन लिस्ट है ना, वो अभी जैसे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद एक लिस्ट आएगी, उसके अंदर आप अपना नेम चेक कर लेना कि भाई इसमें नेम है या नहीं है। उसमें अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स के नेम होंगे, जिसका भी एडमिशन इस साल हुआ है उन सबके नेम, फादर्स नेम होते हैं, ईमेल एड्रेस होता है आई गेस, और कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो आप उस वाली लिस्ट में अपना नेम चेक करना। जो अभी वाली ये जो सेक्शन वाइज लिस्ट आई है इसमें आपका नाम नहीं होगा, इसमें सिर्फ DOC वालों का नाम होगा और आपके कॉलेजेस दे रखे होंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है, बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और भी सारे पढ़ाई से रिलेटेड डाउट। सो सी पहला बता देती हूँ बुक्स कहाँ पे मिलेंगी। तो डिपार्टमेंट की ही जो फोटोकॉपी शॉप है, रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप, उसमें आपको जितने भी नोट्स हैं आपके, जिस भी बुक के नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ अब आपकी क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन चल रही हैं तो आप कॉलेज तो जा नहीं सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है फोटोकॉपी शॉप का, वो लोग होम डिलीवरी भी करते हैं। तो वो क्या करेंगे, आप उनको व्हाट्सएप करो कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं, तो वो आपको एक लिस्ट सेंड करेंगे और आप उनमें से उनको बता दो कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, और फिर वो वेट करेंगे उसको और फिर देखेंगे कि क्या आपके डिलीवरी चार्जेस वगैरह होंगे और आपको बता देंगे। आप कोई भी नेट बैंकिंग, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो वो पेमेंट करना, उनको स्क्रीनशॉट सेंड करना, एंड विद इन नेक्स्ट डे आपकी जो बुक्स हैं, नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद आपकी जो बुक्स हैं वो डिलीवर हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं, बुक्स भी आती है, और जो भी नोट्स वगैरह हैं, जैसे कुछ टीचर्स हैं जो अपनी PPT प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो PPT है उसका PDF बना के फोटोकॉपी शॉप पे दे देते हैं, और जो फोटोकॉपी शॉप वाले भैया हैं वो सारा एक उसी की रीडिंग टाइप बना के आपको दे देते हैं। कुछ टीचर्स नहीं देते हैं, ओके। तो जैसे हमारे टाइम में अमित सर थे, वो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ाते थे,
तो उन्होंने हमें दिया था जो उनकी PDF थी PPTs की, वो उन्होंने फोटोकॉपी शॉप पे प्रोवाइड कर रखी थी और हम लोगों ने उसकी रीडिंग्स प्रिंट आउट जो भी थे वो ले लिए थे। वेराज सुनैना मैम ने जो हमारा सेक्शन लिया था उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उन्होंने हमें कोई PPT नहीं प्रोवाइड की थी, वो सिर्फ क्लास में हमें PPT से ही पढ़ाती थी, पर उन्होंने हमें एज सच कोई PPT नहीं दी। तो इन दैट केस आप एक वेबसाइट है www.pdfdrive.com, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो PDFs हैं, बुक के PDFs हैं वो मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से अपनी बुक्स डाउनलोड कर लेना। ना कौन सी बुक्स रेफर करनी है, तो जब आप अपना एडमिशन ब्रोशर खोलोगे तो वहाँ पर आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट के नीचे उन्होंने सजेस्टेड रीडिंग्स दे रखी हैं। उसमें अब यहाँ पे सी ग्रेजुएशन के जैसा नहीं है कि भाई आपने एक बुक परचेज की और वो पूरा सब कुछ कवर करेगी, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया है तो बुक्स भी बढ़ गई हैं। बुक्स बढ़ गई हैं मतलब जैसे हो सकता है कि एक यूनिट के लिए सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर बुक रेफर करने के लिए बोले, किसी दूसरी यूनिट के लिए आपको दूसरी बुक रेफर करनी पड़े, तो आप सारी बुक्स तो नहीं परचेज कर सकते हो। तो जो फोटोकॉपी शॉप पे आपको नोट्स मिलेंगे ना, वहाँ पे वही नोट्स मिलेंगे। जैसे OB का एग्जाम्पल देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, एटीट्यूड, परसेप्शन और 2-3 ये टॉपिक्स थे जो कि किसी एक बुक का था। रॉबिन्स करके बुक था, ऑथर का नाम था, उनकी बुक के हमें ये वाले जो चैप्टर्स थे वो लेने थे। तो इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स की जो फोटोकॉपी है वो अवेलेबल है फोटोकॉपी शॉप पे, तो आपको कोई बुक परचेज करने की या फिर लाइब्रेरी से इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने आप ही जो रीडिंग्स में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट बना रखे हैं। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो अगर आप के पास लाइब्रेरी का एक्सेस है या हो जाएगा तो आप लाइब्रेरी से इशू कर लेना, वरना यहाँ से बुक परचेज कर लेना। वो पर्टिकुलर आपको वही मटेरियल देंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। उसके बाद है कि क्वेश्चन पेपर्स, तो फोटोकॉपी शॉप पे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अराउंड 2014 तक के वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ना। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन की तरह आपको कोई 10 ईयर्स नहीं मिलने वाले हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आंसर्स भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं और आंसर्स आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि भाई इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ या क्या नहीं लिख सकता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर आप लोगों का भी OBE होने वाला है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, या फिर कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोलेंगे, इलुसिडेट करने के लिए बोलेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप वो कर पाओ तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए टॉपिक की, अपार्ट फ्रॉम जो भी उन्होंने बुक्स में दे रखा है। और वो चीज़ कहाँ से मिलेगी, अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो ही मिल पाएगी ना। क्लासेस अटेंड करने की जहाँ तक बात है तो स्टैट्स की तो गलती से भी मत छोड़ना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टैट्स नहीं ऑप्ट किया था, उनके लिए तो मस्ट है कि स्टैट्स की क्लास तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है, पक्का लेना। क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप भाई प्रैक्टिस कर लो या नोट्स ले लो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप पास हो जाओगे, पर अगर आप उन स्टूडेंट्स में से नहीं हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और स्टैट्स में ना मैक्सिमम बच्चों का जो री आती है वो स्टैट्स में ही आती है, तो स्टैट्स की तो क्लासेस आपको पक्का लेनी है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सब्जेक्ट इजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टैट्स नहीं लिया था, फॉर्मूलाज मैं नहीं रट सकती, कुछ भी नहीं, ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकती प्रैक्टिकल जिसमें मतलब लर्न करने वाला चीज़ होता है ना, रट्टा मारने वाला कि हाँ जी भाई ये मेरे को रट्टा मारना है, वो मैं नहीं कर सकती। पर जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था स्टैट्स तो नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस किया ना, और अगर कोई डाउट हुआ तो नीति मैम आप कभी भी उनसे पूछ लो, वो आपकी हेल्प करेंगे। बुक जो उन्होंने रेफ़र कर रखी है वो बहुत अच्छी है, ND बोरा है, इसका भी PDF आपको, PDF नहीं सॉरी फ़ोटोकॉपी इसकी आपको मिल जाएगी शॉप पे ही। वहाँ पर आप सिर्फ अगर इसके एग्जाम्पल्स कर लोगे बुक के तो यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70 बहुत आसानी से।
क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी और मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था, तो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मेरे से फॉर्मूलेज नहीं रटे जाते। और इसके जो टॉपिक्स हैं ना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि भाई जैसे सपोज़ कि भाई यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा या फिर अनोवा लगेगा, कौन सा टेस्ट होगा, क्यों आपकी एक छोटी सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पे अनोवा ही लगेगा और आपने पूरा कर दिया क्वेश्चन तो फुल मार्क्स। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है, प्रैक्टिस करोगे तो फुल भी स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। तो इसको तो बिल्कुल भी इसकी क्लासेस में छोड़ना। नीति मैम के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं आपको, हाँ स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैम ने जो करवाया था वो तो बिल्कुल ईजी लेवल का था और जो बुक में आप करोगे तो वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ जाएगा। पर अगर आपको बेसिक क्लियर होगा, जो कि मैम क्लास में क्लियर करवा देंगे आपको, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो वो जो बुक के क्वेश्चंस हैं उन्हें करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैम की क्लासेस मत मिस करना। कहीं से अगर आपने मिस कर भी दी है तो नोट्स का इंतज़ाम अपना रखना, वरना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमारा 2 टीचर्स ने लिया था। एक टीचर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा और दूसरी थी शीतल मैम। तो ये सब्जेक्ट ठीक था, मतलब मेरा अकाउंटिंग हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे इतना इसका डर नहीं था। तो मैंने इसकी क्लासेस ली भी थी, मैं मिस भी कर देती थी कुछ क्लासेस, कुछ ले भी लेती थी, तो मेरा दोनों चीज़ था। पर क्योंकि अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग था, मुझे इंटरेस्ट भी था, तो मैं बुक से प्रैक्टिस करती रहती थी। तो इसकी बुक का नाम है आई गेस खान करके कुछ बुक है, वो ऑथर हैं, उनकी बुक से ही मैम क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं देते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लासेस लेनी पड़ेगी। क्लासेस लेना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। जब आप बुक खोलोगे ना तो उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक भी होंगे, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। उसके बाद इको, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसमें एक थे मदन सर जो माइक्रो इको पढ़ाते हैं और एक आई गेस थे अमित सर। सो सी इको की मैं क्लासेस नहीं ले पाती थी क्योंकि हमारे टाइम पे जो क्लासेस थी वो आफ्टर 3 होती थी। तो सुबह 7 बजे घर से निकलो, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था स्केड्यूल, तो मैं लास्ट की कोई भी क्लासेस नहीं ले पाती थी। तो मैंने मैक्रो की तो एक भी क्लास नहीं ली पूरे सेमेस्टर में, पर सर के नोट्स ही बहुत थे। और इको का ये भी है कि ना क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, वरना क्वेश्चन के जो मेन टॉपिक है ना, टॉपिक वही रहते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स अवेलेबल हैं फोटोकॉपी शॉप पे वो काफ़ी होंगे और आप उनमें से कर सकते हो। माइक्रो का भी सेम है, मदन सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी कभी कभार डिटेल में भी चले जाते हैं। तो जिनको उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगेगा उनको तो बहुत मज़ा आएगा उनकी क्लास में, जिनको नहीं पसंद आएगा तो फिर उनके लिए बोरिंग भी हो सकता है। पर ये सब्जेक्ट आप अपना कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं अमित सर की क्लासेस नहीं ले पाई थी, वही क्योंकि लास्ट में हुआ करता था उनकी क्लास, तो मैं नहीं ले पाती थी। सुनैना मैम की मैंने क्लासेस ली हैं, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, क्यों वो टॉपिक को ऐसे पढ़ाते थे जैसे कि ना बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाते थे, किसी को भी समझ में आ जाएगा, और ऐसे कोई बड़े बड़े टर्म्स भी नहीं यूज़ करते थे। तो वो काफ़ी मेरे को अच्छे लगते थे, उनका जो टीचिंग स्टाइल है। तो मैं उनकी क्लासेस ले लेती थी, पर कभी कभार जो लास्ट क्लासेस होती थी तो मैं वो नहीं ले पाती थी। फाइनेंशियल प्लानिंग में ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है, पक्का आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये वाली क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करना, देख लेना कैसे फाइनेंशियल प्लान वगैरह जो है वो बनता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो इसका पार्ट है वो सारा थ्योरेटिकल है, तो अगर आप अपने आप रीड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप रीड करके इसको आसानी से पास हो जाओगे। लास्ट कौन सा सब्जेक्ट बचा? स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ओबी, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी हमारे 2 टीचर्स थे, तो एक थे वीके श्रोत्रिया सर और एक थी मनीषा मैम।
दोनों का ही टीचिंग स्टाइल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वीके श्रोत्रिया सर जहाँ बिल्कुल स्टोरीज सुना के और पूरा डीपली आपको स्टोरी पहले पूरी सुना देते थे, उसके बाद आपको पता चलता था कि हाँ जी अच्छा ये इस वाले टॉपिक की बात हो रही थी यहाँ पे। तो उनका टीचिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। अगर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही आते हैं, तो आपको बहुत ईजी होगा। वेराज मनीषा मैम जो थे वो पीपीटी हमें करवाते थे, पीपीटी के थ्रू करवाते थे, और ना वो अपने टॉपिक को अच्छे से, मतलब जो टॉपिक था सिर्फ उसकी बातें करते थे, कोई ऐसे घुमा फिरा के या कुछ ऐसी बातें नहीं बताते थे। जो टॉपिक है वो बताया एंड दैट्स इट। तो आपको दोनों ही टाइप के टीचर्स इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो यस, आपके पास अगर बुक्स होंगी तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आप क्लासेस लोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जो कि सिर्फ बुक पढ़ के आपको नहीं मिलेगा। तो यस, आपको अगर चाहते हो क्लासेस लेना तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मन है क्लासेस लेने का, ले लेना। अगर नहीं है तो फिर कोई ऐसा फ्रेंड बना लेना जो क्लासेस लेता हो, क्योंकि टॉपिक्स पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक्स ही नहीं पता होंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। एंड नोट्स मिलना, क्लास के जो नोट्स हैं वो भी मिलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो आप फ़ोटो वगैरह या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे स्लाइड्स के, तो उनके भी अलग से पीडीएफ बना लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यस, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती, आपको पता होगा, आपके एडमिशन ब्रोशर में भी लिखा हुआ है। अगर आपका ये पूरा सेशन ऑनलाइन रहने वाला है, सेमेस्टर 1 आपका ऑनलाइन रहने वाला है, तो ट्यूटोरियल्स की भी आपकी अटेंडेंस होगी। 30 मार्क्स का आपको असाइनमेंट देगा अलॉटेड कॉलेज, वो आपको कॉलेज में से 30 मार्क्स का आई गेस है तो 2 पीपीटी दे देंगे, असाइनमेंट दे देंगे, वाइवा ले लेंगे। इस टाइप से वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो कॉलेज के टीचर्स भी आप लोगों के बहुत सपोर्टिव होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई वो आपको मार्क्स दे, वो आपके पीछे भी पड़े रहते हैं। जैसे मैं हिंदू कॉलेज की हूँ तो हिंदू कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब एंड तक भी उन्होंने अगर कोई बाई चांस किसी भी रीज़न की वजह से नहीं दे पाया था टाइम से कोई असाइनमेंट, तो उन्होंने लेट भी अगर दिया है तो टीचर्स ने उसको भी एक्सेप्ट किया है। तो वो लोग चाहते हैं कि आपको मार्क्स दिए जाए, तो इन 30 मार्क्स को ना लाइटली मत लेना। एंड ये मैं सोचना कि अगर आपके 30 में से 28 आ गए सपोज, तो पासिंग मार्क्स आपके हो गए हैं। आपको आउट ऑफ 70 तो अलग 40% लाना है एंड 30 का भी अलग 40% निकालना है, उसके बाद ही आप पास हो गए। ये नहीं है कि इसके अंदर 28 आ गए तो आप पास हो गए, एग्रीगेट वो लेना, मतलब 70 में भी आपको 40% लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, और जो आपके 30 मार्क्स है इसमें भी आपको 40% लाना है पास होने के लिए। तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना सारी चीज़ों को। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कभी भी अपने टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हमारी बहुत हेल्प करते थे, आप लोगों की भी बहुत हेल्प करेंगे। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसी वक्त रिप्लाई करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।